बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर क्लास के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करने लगे हैं जी आज मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि पाकिस्तान के अंदर आज आपने देखा कि सुसाइड अटैक हुआ बस के ऊपर, जिसकी वजह से जो है बच्चों की शहादतें हुई हैं, तो उसका जो इल्ज़ाम है वो इंडिया के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की एक नई स्ट्रेटेजी जो है हम देख रहे हैं सामने आई है कि जैसे इंडिया जो है वो हर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालता है, तो पाकिस्तान ने भी आगे से वैसा ही रिस्पॉन्स किया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई पाकिस्तान में जो है वो दूसरे आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, जिन्हें जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया गया पाकिस्तान के अंदर, तो इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे इंडिया जो है वो ये कह रहा है, या इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि भाई यूएस ने मेडिएशन नहीं करवाई सीज फायर की, और हमने उनके कहने के ऊपर यानी यूएस के कहने के ऊपर हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमने वॉर बंद कर दिया, सीज फायर कर दिया। ये हमारा अपना इंटरनल इश्यू था, तो हमने इंटरनली किया, ठीक है। हालांकि इसको यूएस के प्रेसिडेंट साहब जो है, आपको पता है कि वो कितनी बार क्रेडिट ले चुके हैं बार बार कि मैंने न्यूक्लियर वॉर होते हुए बचाई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स जो है अब वो थ्रेट के अंदर जाते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स इस तरह की सामने आ रही हैं दोनों साइड से कि हम ये देख रहे हैं कि शायद अब जो है लगता नहीं है कि बातचीत कोई बन जाए, और मिडल ईस्ट के अंदर मजीद हालात हमें खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो ईयू है उसने इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है वो सीरिया से हटा दी हैं, और ये डेवलपमेंट्स हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर। जैसे आपने देखा कि पहले यूएस ने हटाई, तो अब उसको फॉलो किया जा रहा है जो है वो ईयू की तरफ से, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भाई जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने गोल्डन डूम सिस्टम बनाने का ऐलान कर दिया, और उसके लिए पैसे भी जो है वो मुख्तस कर दिए हैं। यानी इसका सिंपली मतलब ये है कि अब फिजा के अंदर आने वाली जो जंगें हैं वो होने लगी हैं, स्पेस के अंदर होने लगी हैं। तो ये स्पेस का एक सिस्टम जो है उन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की जो है वो अनाउंसमेंट की है कि भाई हम स्पेस के अंदर प्लस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है वो सेट करेंगे। तो ये हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट जो है वो छोटी छोटी न्यूज़ हैं, इनको हम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है वो क्या है जी कि आपने देखा कि आज पाकिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके में जो बस है उसके ऊपर अटैक हुआ, और उसके नतीजे के तौर पे फिलहाल कहीं पे 6 बच्चे कहा जा रहा है, कहीं पे 5 बच्चे कहा जा रहा है, लेकिन शायद ग्राउंड पे बच्चे ज्यादा हैं जो जिनकी शहादतें हुई हैं, ठीक है। तो ये एक अटैक हुआ है वहां पे, और फिलहाल तक इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी तक किसी ने नहीं ली, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स गई हैं, ठीक है, जो सुसाइड बॉम्ब हुआ कि गाड़ी को टकरा दिया गया उस बॉम्ब से, स्कूल बॉम्ब से, और वो गाड़ी कहाँ जा रही थी, वो आर्मी पब्लिक स्कूल जो है वो बच्चों को लेके जा रही थी, ठीक है जी। तो आर्मी पब्लिक स्कूल खजदार के अंदर जा रही थी, और उससे गाड़ी टकराई गई है, और उसकी वजह से जो है वहां पे जो है नी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। तो ये कहा जा रहा है फिलहाल तक 5 लोग जो है, जिसमें 3 बच्चे और 2 जो है वो ड्राइवर वगैरह और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं, जिनकी शहादतें हुई हैं। और इसके अलावा दर्जनों बच्चे अभी ऐसे हैं जो कि शदीद जख्मी हैं, और उनमें से कितने कितने बचते हैं इसका भी अंदाजा नहीं किया जा सकता है, उनमें से कितने ज्यादा जो है जिनकी जानें खतरे में है। अब यहाँ पे जो अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी ग्रुप ने ली नहीं है, ठीक है। वैसे तो वहां पे जो कुछ भी होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलए के ऊपर होती है, लेकिन अगर बीएलए भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करता है तो एक्चुअली में बीएलए भी जो है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड ही है यहाँ पे, यानी इंडिया ही उसको फंडिंग करता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो आर्मी है, ठीक है, जो आईएसपीआर है, आईएसपीआर साहब ने जो है डायरेक्टली इसका ब्लेम इंडिया के ऊपर लगाया, और ये कहा है कि इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने यहाँ पे ये अटैक किया। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एकदम से पाकिस्तान ने यूं इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया। इससे पहले हम थोड़ा सा सोच समझ के इल्जाम लगाते, क्योंकि इंडिया जैसे होता है ना, जैसे ही कुछ इशू हुआ तो फौरन से पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते कि भाई ये पाकिस्तान ने ही किया। जैसे पहलगाम हुआ तो फौरन के जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस बार पाकिस्तान ने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई है, क्योंकि हमें इससे पहले भी पता है कि हमारे बलूचिस्तान में जो भी हालात हैं वो एक्चुअली में इंडिया की वजह से खराब है, इंडिया की फंडिंग की वजह से, लेकिन हमने कभी ओपनली उसका नाम नहीं लिया, या हमारी गवर्नमेंट्स ने नहीं लिया। लेकिन अब क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अब आपको पता है अभी तो सीज फायर जो है वो रुका हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि भाई किसी भी टाइम पे दोबारा वॉर हो सकती है, यानी कि चाहे 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, क्योंकि जो मोदी साहब हैं वो तड़प रहे हैं इस चीज का कि भाई वो अपना बदला लें। तो पाकिस्तान को पता है कि ऐसे में उसके लिए यही सबसे सेफ है कि अब जितने भी अटैक हो उसका इल्जाम लगाते जाओ इंडिया के ऊपर, क्योंकि कर तो वही रहा है, जाहिर बात है। तो अब रिलेशन तो है नहीं हमारे, और ना ही कोई नियर फ्यूचर में हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन स्टेब्लिश होंगे। तो अब जो है नाम न लेने का कोई पर्पज नहीं है, लगाओ नाम, ताकि दुनिया को इससे आइडिया हो कि भाई वो भी हमारे यहाँ इन्वॉल्व है। जैसे उसने फौरन से अटैक कर दिया पहलगाम के बाद पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, अटैक किया और उसके बाद वॉर कर दी, तो हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इल्जाम जरूर लगा रहे लेकिन हम फिर भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो अब आप अगर दुनिया के न्यूज़पेपर्स उठा के देखेंगे, गार्डियन उठा के देखें, न्यूयॉर्क उठा के देखें, तो हर कोई जो है वो
इस बात को पोर्ट्रे कर रहा है कि भाई ये इंडिया ने किया क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा है। तो हालांकि इससे पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं कहता था। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान अब जो है वो इंडिया को जो है रुसवा करवाने की कोशिश कर रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है इंटरनेशनली कि वो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है मुसलसल। तो ये पहली बार हमने जो है वो डायरेक्टली एकदम से इल्जाम लगाया है, और ये हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट है कि अब हमें अंदाजा हो रहा है कि शायद इंडिया के साथ हमारे जो है मामलात अभी ठीक नहीं होंगे, तो उसको सिक्योर करके सेव करके हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, बजाय इसके कि हम दुनिया को बताएं वो जो कर रहा है। तो एक अच्छा मूव है, एक एग्रेसिव मूव है। तो इसका मतलब दोनों स्टेट्स अब एग्रेसिवली आगे बढ़ रही हैं। तो अब ये किस तरह से मामलात को आगे लेके चलेगा, क्योंकि शायद साउथ एशिया के अंदर अब पीस की उम्मीद जल्दी जल्दी हम ना करें, ठीक है, कि यहाँ पे कोई पीस होगा। इसका मतलब यही है कि जो हालात दोनों साइड से जो टोन बता रही है, वहां से भी मुसलसल इल्जामात, यहाँ से मुसलसल इल्जामात, और ये सिलसिला आगे बढ़ा ही जा रहा है। उसका मतलब ये है कि अभी शायद ये एक ऐसा जो वॉर है जिसने अभी आगे मजीद जाके कहीं ना कहीं एक्सपेंड होना है, ठीक है, इस तरह से हमें नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरे पे हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान की जो कैबिनेट है, ठीक है, उसने प्रूव कर दिया जी। कल आपने देखा कि जो आसिम मुनीर साहब हैं उनको क्या बना दिया, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, ठीक है। फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर बना दिया, जो इससे पहले सिर्फ जो है वो अयूब खान के पास जो है सदर जो थे वो सदर भी थे, ठीक है, और उनके पास जो है सदर होते हुए ओहदा था फील्ड मार्शल का। तो इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक 5 स्टार जनरल का रैंक है, ठीक है, यानी कि 5 सितारे जो है उनकी वर्दी पे अब आ चुके हैं। और ये उनको किस लिए दिया गया, इसलिए कि भाई उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो वॉर हुई थी, ऑपरेशन बनियान मरसूस जो हुआ था, उसमें बहुत शानदार जो है वो मुल्क का दिफा किया। तो इसलिए उनकी लीडरशिप में हुआ, तो उनको जो है वो फील्ड मार्शल बना दिया कि भाई आप फील्ड मार्शल हैं, ठीक है। उनकी एक्सट्रीमली करेज की वजह से, एग्जाम्पलरी करेज की वजह से और डिटर्मिनेशन की वजह से जो इंडिया ने अटैक किया, तो इस वजह से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने, कि हम इनको फील्ड मार्शल बनाते हैं, ठीक है। अब ये फील्ड मार्शल का जो रैंक है इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए बेसिकली इसकी मंजूरी तो हो गई है कि भाई अब वो जो है वो बेसिकली फील्ड मार्शल बन गए, और साथ में एक और काम भी किया कि जो एयर चीफ मार्शल थे, ठीक है जी, जहीर अहमद बाबर सिद्धू थे, उनकी टर्म में भी कहा गया है कि भाई इजाफा किया गया है। और ये जो है ये भी एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि उन्होंने भी लड़ा है, उनकी भी एयरफोर्स ने बहुत जबरदस्त बहादुरी दिखाई, तो उनको भी प्रमोट किया गया, या उनको भी जो है वो मजीद एक्सटेंशन दी गई है। अब ये कितना रेयर है, हाउ रेयर इज द फील्ड मार्शल रैंक। अब बेसिकली हमारा जो सिस्टम है आर्मी या हमारी जो फोर्सेस का सिस्टम है, ये है ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है, यानी बरतानिया का हमने लिया हुआ हिस्सा है। जाहिर बात है हम 1947 से पहले तो बरतानिया के ही सिटीजन थे, पाकिस्तान हो या इंडिया हो। तो पाकिस्तान इंडिया की जो मिलिट्री है उसका जो पैटर्न है वो भी उन्हीं के ऊपर, और हाईएस्ट जो रैंक है वो बेसिकली फील्ड मार्शल ही है, ठीक है। अब फील्ड मार्शल में है क्या, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हमारा जो चीफ होता था वो 4 स्टार जनरल था, जो कि यानी कि आर्मी चीफ जैसे जो बनते हैं वो 3 स्टार या नॉर्मली 4 स्टार जनरल होते हैं। और साथ में एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं जो कि तीनों फोर्सेस के होते हैं। सबसे बड़ा होता है तो ये होता है जॉइंट का, लेकिन हमारे यहाँ को पता है आर्मी चीफ के पास ज्यादा जो है पावर रहती है। और ये जो जॉइंट चीफ है ये जो है तीनों सर्विसेज को, आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स को लीड कर रहे होते हैं, लेकिन आर्मी चीफ जो है वो चीजों को ज्यादा मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बेसिकली 1947 तक अभी तक जो है 17 आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए हैं, जिनमें से 15 को जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ ही रहे हैं, ठीक है, जनरल रहे हैं। लेकिन जो दो हैं, एक जो है वो अयूब खान है, और दूसरे जो हैं हम ये देख रहे हैं अयूब खान के बाद जो है वो 1958 में अयूब खान बने, ठीक है। उन्होंने तो खुद को खुद ही बनाया, यानी कि उन्होंने अपनी जात को प्रमोट किया खुद से ही, यानी प्रमोट किया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि मार्शल लग गया तो उन्होंने खुद को चीफ मार्शल बना लिया, और जो है उन्होंने जनरल मूसा को अपॉइंट कर दिया जनरल। क्योंकि अब उन्होंने जनरल जब अपॉइंट करना था तो अल्टीमेटली उससे भी ऊपर का ओहदा खुद रखना था, वरना दो जनरल तो एक साथ कमांड संभाल नहीं सकते थे। तो उन्होंने खुद को मजीद ऊपर करने के लिए कि भाई मेरा जो कंट्रोल है, जो गिरफ्त है वो सिस्टम के ऊपर रहे, और उन्हें पता था कि उन्होंने अब आगे जो है लंबा सिलसिला यहाँ पे गुजारना है, उनकी प्लानिंग थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया जी, खुद को जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी, कि सबसे हाईएस्ट रैंक पे पहुंच गए, सबसे बड़े जनरल, कि उनके फैसले ही होंगे। लेकिन नीचे जो है वो जनरल मूसा को उन्होंने क्या किया जी, आर्मी चीफ बना दिया। अब यही काम यहाँ पे हुआ है कि भाई अब कैबिनेट ने को कि यहाँ पे खुद तो नहीं दिया, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और कैबिनेट ने जो है वो उन्हें बना दिया है, और कैबिनेट की तरफ से वो बन गए हैं। उसका मतलब ये है कि वो सबसे ऊपर रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है फील्ड मार्शल की, कि याद रखिएगा फील्ड मार्शल ताहयात होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ताहयात का मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो अपनी पावर्स भी वैसे ही यूज करेगा,
लेकिन इसका मतलब उसको हमेशा ही एक फौजी के तौर पे देखा जाएगा। जब भी कोई सेरेमनी होगी, कुछ भी होगा, वो यूनिफॉर्म के अंदर आएगा अपनी पावर दिखाने के लिए। तो एक सिंबॉलिक भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक रिस्पेक्ट ज्यादा है ना, पावर से रिस्पेक्ट ज्यादा है। लेकिन अब ये अगर रहना चाहते हैं तो जब तक रहेंगे, क्योंकि वो तो ताहयात है, रिटायर होंगे तब भी ये जो है वो इसी तरह से फील्ड मार्शल ही रहेंगे और इनके नीचे जो जनरल आएंगे वो सर्व करेंगे। तो ये इस तरह का कोई एक सिलसिला जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो एक लंबा है। हाउ डज हैव द फील्ड मार्शल्स रैंक टू, कि भाई इंडिया जो है वो डज हैव कि इंडिया में भी ये है, तो इंडिया ने भी दो लोगों को दिया। तो पाकिस्तान ने एक बैलेंस करने की कोशिश की है कि इंडिया के अंदर भी दो लोगों को जो है वो फील्ड मार्शल का ओहदा मिला हुआ है, तो पाकिस्तान ने भी दिया। इंडिया ने पहला जो है वो जनरल सैम मनकशुआ जो है 1973 के अंदर इनको दिया था, ठीक है। और इनको तब दिया था जब इन्होंने 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान की, आपको पता है उसमें 93,000 हमारे जो फौजी थे उन्होंने सरेंडर किया, तो उसके बदले में इन्हें दिया, ठीक है। और उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी ने जो है वो इन्हें दिया था कि भाई आप जो हैं वो हमारे क्या हैं, हमारे फील्ड मार्शल हैं। उसके बाद जो पहले इनके आर्मी चीफ थे जो इंडिया के थे, और इनकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जनरल सैम थे ये रिटायर हो गए, उसके बाद भी ये वर्दी के अंदर ही जो है वो अटेंड करते थे मीटिंग्स वगैरह, क्योंकि फिर वो ताहयात एक तरह से आप फील्ड मार्शल ही रहते हैं तो आप जो है वो ओहदे बरकरार रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है इख्तियारात आर्मी चीफ इस्तेमाल नहीं करता, नया आता है तो फिर जाहिर बात है चीजें बदलती भी हैं, लेकिन आप ताहयात हैं। तो आर्मी चीफ जो है 1973 में उन्होंने फिर रिटायरमेंट भी ले ली जिनको दिया गया। फिर उसके बाद वो पूरी जिंदगी जो है उसी तरह से यूनिफॉर्म के अंदर आते रहे और अटेंड करते रहे। उसके बाद जो पहले जो इंडियन आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल जो थे कोडिंड्रा एम जो है, इनको जो है दिया गया है। और ये जो कोडिंड्रा एम कैरिप्पा है, ठीक है। तो इनको बेसिकली ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि पहले जो है वो चीफ मार्शल थे बेसिकली, ठीक है। पहले फर्स्ट टाइम ही इन्होंने सर्विस संभाली है, तो पाकिस्तान के खिलाफ वॉर भी होगी 1947 के अंदर, तो उसके बदले में फिर जो है ये ब्रिटिश आर्मी के आए हुए थे तो इनको दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके जो फर्स्ट जनरल थे ये अयूब खान के साथ भी काम कर चुके थे, तो अयूब खान और ये दोनों वजीरिस्तान के अंदर जो है वो ब्रिटिश टाइम के ऊपर पोस्ट थे। तो ब्रिटिश टाइम पे दोनों ही रहे हैं, तो एक भी बाद में जो है फील्ड मार्शल बने और दूसरे भी जो है फील्ड मार्शल बन गए, तो ये भी इनको एक एजाज रहा। तो इसका मतलब ये है कि दो इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाए, पाकिस्तान के पास पहले एक था, अब पाकिस्तान ने एक बना दिया असम मुनीर साहब, तो अब दो जो है वो पाकिस्तान के पास भी फील्ड मार्शल हो गए हैं और अब ये ताहयात ही रहेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक ये फील्ड मार्शल ही रहेंगे। इनकी जगह जो जिसको भी आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं वो आर्मी चीफ बन जाएगा। उसके बाद ये चाहे घर भी चले जाएं, लेकिन तब भी इसी तरह से सेरेमनीज में आर्मी के अंदर ये इन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड, इंडिया सेज नो यूएस मीडिएशन इन सीजफायर विद पाकिस्तान। भाई इंडिया जो है वो इस बात से इनकार कर रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डिप्लोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इसको कैसे जो है वो उठाता है। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका कोई रोल नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स हैड नो रोल इन मीडिएटिंग द सीज फायर बिटवीन दिल्ली एंड इस्लामाबाद, कि भाई उन्होंने कोई भी सीज फायर नहीं करवाया। हालांकि आपको पता है कि सबसे पहले जो ट्रंप थे उनका जो है वो ट्वीट आया था कि भाई मैंने पूरी रात, मैंने और मेरी टीम ने काम की और हमने आखिर जो है सीज फायर करवा दिया। वो कभी सीज फायर कंप्लीटली हुआ भी नहीं था, उससे पहले ही उनका ट्वीट आ चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मल्टीपल टाइम्स मिडिल ईस्ट के टूर के अंदर भी उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, अपने मुल्क में भी किया कि भाई मैंने जो है वो न्यूक्लियर वॉर रोक ली और पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने लगा था, मैंने रोक लिया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बार बार क्लेम किया। तो अब उसके ऊपर जो ट्रंप साहब हैं वो तो मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्या कर चुके हैं जी, वो ट्रूस की बातें कर चुके हैं कि उन्होंने सुलह करवाई है। और इवन यहाँ तक कि हमारे जो शहबाज शरीफ साहब है, जिसका इंडिया ने काफी मजाक भी उड़ाया था, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था अपनी जो स्पीच थी, विक्ट्री स्पीच जो उनकी थी, ठीक है। उसमें कहा कि भाई हम ट्रंप साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो है वो हमारा सीज फायर करवाया है, ठीक है। तो बेसिकली हम तो उन्हें जो है वो इसका क्रेडिट हम भी दे चुके हैं, लेकिन इंडिया ने आज जो है वो ऑफिशियली मीटिंग में कह दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और हम जो है वो अपनी मर्जी से गए थे। तो अब इसका मतलब पाकिस्तान को जो है वो यूएस से जरूर पूछना चाहिए कि भाई इंडिया तो इनकार कर रहा है, तो ट्रंप साहब दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, तो क्या इंडिया में इतनी पावर है कि अगर वो सच में कह रहे हैं कि उन्होंने करवाया तो इंडिया क्यों डिनाई कर रहा है? क्या अमेरिका इसके ऊपर कोई बयान देगा? ये तो अभी देखना है, ठीक है। क्या डिप्लोमेटिकली हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका दूर हो रहे हैं, जो हमें नजर आता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हालात बने हैं, जिस तरह से एप्पल के जो प्रोडक्शन प्लांट है उसको बंद करने की बात मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो की गई है ट्रंप साहब की तरफ से। तो इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि भाई शायद इंडिया और अमेरिका दूर जा रहे हैं और इंडिया अपनी रिस्पेक्ट के लिए जो है अभी इस तरह कोशिश कर रहा है कि ट्रंप ने तो किया होगा जाहिर बात है, लेकिन सारा का सारा जो है वो कह लें कि क्रेडिट उन्हें देना नहीं चाह रहे कि भाई हम किसी के प्रेशर में नहीं आए, उन्हें अपनी पब्लिक का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे ये भी डिनाई किया गया, अब देखिए पहले इंडिया के चैनल्स इस बात को कहते रहे हैं कि भाई जो है वो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक करने लगा था या शोर कर रहा था, और यहाँ तक कि हमारे शाहीन मिसाइल जो है
उसके ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भाई हमने वो भी इस्तेमाल किया, जबकि DGSPR साहब ने जो है रिजेक्ट कर दिया कि हमने कोई शाहीन मिसाइल जो कि न्यूक्लियर जो है वो वॉर लोड लेके जा सकता है, हमने कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें भाई नो न्यूक्लियर सिग्नल फ्रॉम पाकिस्तान। मिस्त्री साहब ये कह रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, कि पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि जो हमें ये अंदाजा करवाता, ये बताता कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहा है। हालांकि उनके अपने जो है प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी की अगर हम बात करें तो बार बार कह चुके हैं, अपनी एयरबेस के अंदर आदमपुर में जाकर उन्होंने बात की कि भाई हम कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो बार बार वो कह चुके हैं, पाकिस्तान ने तो ये कहा ही नहीं है, तो वो उन्हीं का ही अपने जो है वो गवर्नमेंट के अंदर से वो कह रहे हैं नहीं भाई हमें कोई सिग्नल नहीं मिला था। तो ये तो एक किस्म का फिर मोदी साहब की बेइज्जती हुई कि भाई वो ही सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं, या अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर रोकी है, तो किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि अपनी हुकूमत इनको जो है वो कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और साथ में उन्होंने ये भी जो है वो माना है कि भाई पाकिस्तान ने 6 जहाज उनके गिरा दिए। पहले तो इनकार कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब अब वो मान गए हैं कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो 6 जहाज गिराए, और ये इंडिया टुडे जो है वो इसकी रिपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हकीकत में पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए और पाकिस्तान को एयरफोर्स के अंदर या एयर स्पेस के अंदर बढ़तरी रही है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो इंडिया क्लेम कर रहा था वो खुद ही उसको डिनाई कर रहा है अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए, और कुछ चीजों में वो खुद को ही खुद जो है वो जलील कर रहा है, जैसे उसने मान लिया कि भाई जहाज गिरे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक्स की। वो अंडर थ्रेट हैं, और अंडर थ्रेट इसलिए हैं कि आपको पता है अभी तक 4 राउंड जो है वो हो चुके हैं ईरान के और यूएस के जो है मिलिट्री टॉक्स के। और आपको पता है मिडल ईस्ट के दौरे के दौरान जो है वो ट्रम्प साहब बड़े चहके हुए थे, और $10 ट्रिलियन की डील्स वो यहाँ से करके गए हैं इन 3 ममालिक से, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। तो बेसिकली मिडिल ईस्ट में भी उन्होंने कहा कि भाई कतर का शुक्रिया अदा करना चाहिए ईरान को, क्योंकि उसके कहने की वजह से मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है वो तुर्की का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बेसिकली डील तो उन्होंने की नहीं है, सिर्फ बातें की हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो नेक्स्ट राउंड है वो इसलिए रुका हुआ है कि जो इजराइल है वो बेसिकली ये चाह रहा है कि भाई अमेरिका और इजराइल वॉर करें, यानी कि हम ईरान के ऊपर अटैक करें। जरा बात समझिएगा, इजराइल जो है वो इसके हक में नहीं है कि भाई 1% भी अलाउ किया जाए यूरेनियम के लिए ईरान को, यानी बिल्कुल कोई हल्के फुल्के भी दांत ईरान के ना हो। जहर के तो निकाले ही निकाले, लेकिन कोई हल्के फुल्के भी ना हो। ठीक है, जबकि अमेरिका पहले इस बात पे एग्री था, और इसी वजह से वो कह रहा था कि हमारी डील होने जा रही है, क्योंकि वो अलाउ करने जा रहा था सिविलियन पर्पसेस के लिए कि भाई आप सिविलियन पर्पसेस के लिए वो जो है इस्तेमाल कर सकते हो यूरेनियम। लेकिन अब क्योंकि जाहिर बात है अलाउ नहीं किया जा रहा, इसराइल की तरफ से जो है वो रेजिस्टेंस शो की जा रही है, तो इसलिए अमेरिका जो है वो भी वहां से बयान दे रहा है। तो यहाँ से जो आयतुल्लाह खमेनी साहब हैं वो भी अब बयान दे रहे हैं आगे से। वो कहते हैं भाई कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये लग रहा नहीं है, वो कहते हैं कि अमेरिका ये कह रहा है वी विल नॉट अलाउ ईरान टू एनरिच यूरेनियम इज नॉनसेंस, कि ये क्या अहमकाना बातें हैं भाई कि आप नहीं हमें अलाउ करेंगे, हम तो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। वो कहते हैं नो वन इज वेटिंग फॉर अदर्स परमिशन, कि हम आपकी या किसी और की परमिशन की हमें इजाजत नहीं चाहिए, हम खुद से खुद ही करेंगे। ठीक है, अब एक बात को जरा समझिएगा, ईरान जो है वो बेसिकली अभी तक 4 राउंड हो चुके हैं, और ओमान जो है बेसिकली मीडिएशन करवा रहा है बीच में आके कि भाई किसी तरह से कोई मामला तय पा जाएं और ईरान के ऊपर से जो है सैंक्शंस या पाबंदियां वगैरह उठ जाएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईरान के जो सदर साहब हैं वो तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, वो बयानबाजी भी उस तरह से नहीं कर रहे। लेकिन जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जाहिर बात है वो मजहबी रहनुमा है, तो उनको इसका प्रेशर है कि भाई वो कैसे अमेरिका के आगे सरेंडर कर सकते हैं, और कैसे वो मान सकते हैं कि हम पीसफुल पर्पसेस के लिए भी जो है वो यूज ना करे। तो ये उनके लिए भी काफी मुश्किल होगा अपनी पोजीशन को होल्ड करना। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि ये जो है इनकी डील हो, ये थ्रेट में जा चुकी है। अब देखिए बेसिकली एक लेवल है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कहा जाता है कि 60% पे ईरान इस टाइप पे यूरेनियम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। करंटली जो है वो कितना एनरिच कर रहा है जी यूरेनियम को, 60%, जबकि बेसिकली 3.67% जो लिमिट है 2015 के अंदर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। यानी 2015 के अंदर थोड़ी लिमिट सेट की गई थी, आपको पता होगा जब अमेरिका 2018 में सेट एग्रीमेंट से निकल गया था। तो P5+1 का जब एग्रीमेंट हुआ था ईरान के साथ कि भाई आपने यूरेनियम खत्म करनी है 2015 में, तो उससे 3.67% ये ज्यादा लिमिट है जो इस टाइम पे 60% ईरान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो हम ये कहें कि भाई कितना जो है वो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वॉर हेड के लिए जरूरी होता है, वो होता है 90%। तो 90% होगा तो तब ये कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, लेकिन 60% पे ये काम कर रहे हैं, तो फिर भी इन्हें रोका जा रहा है। और ऊपर से अब वो ये कह रहे हैं, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने बिल्कुल भी, यानी कि हमारी जो रेड लाइन है वो क्या बता रहे हैं कि यूएस जो है वो कैन नॉट अलाउ इवन 1% ऑफ द एनरिचमेंट कैपेसिटी, कि हम आपको 1% भी जो है वो नहीं देंगे।
तो ये तो फिर जाहिर बात है जबरदस्ती वाली बात हुई कि बिल्कुल ही जो है घुटनों के नीचे आप उसको देके रखें कि ऐसा नहीं है, अपनी पावर को दिखाएं। अब यहाँ पे ईरान के लिए बहुत मुश्किल है, यूएस के लिए मुश्किल है, क्योंकि ईरान जो है उसको इसराइल जो है उसको थ्रेट है कि खुफिया तौर पे कहीं बना ना ले, ठीक है। इसलिए यूरेनियम इसकी कंप्लीटली बंद होनी चाहिए, और इसलिए यूएस जो है अब इस बात को खराब करने पे तुला हुआ है, और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान कहीं मान जाए 0% के ऊपर, जबकि ईरान इस बात पे नहीं मानेगा। अब जाहिर बात है अगर वो मानेगा, अपनी एनर्जी की जो जरूरियात हैं, जो सिविल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेगी, पूरी दुनिया कर रही है, वो ये नहीं करेगा, ये भी तो गलत बात है। तो इसलिए अब ये डील जो है फिलहाल थ्रेट के अंदर है, उसका फ्यूचर जो है वो भी ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। नेक्स्ट है जी, जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी बेसिकली यूएस को फॉलो किया है, और जो सैंक्शंस हैं शाम के ऊपर से वो हटा दी हैं। और आपको पता है कि भाई शाम जो है उस टाइम पे ट्रम्प साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं सदर साहब शाम के, और ट्रम्प साहब उन्हें कह चुके हैं कि आप इब्राहिम एकॉर्ड जो है उनको बेसिकली फॉलो करें और इसराइल को स्पेस दें। और जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बेसिकली जो है वो खुफिया कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं अजरबैजान के अंदर, इसराइल की और शाम की, कि किस तरह से रिकग्नाइज किया जाएगा। तो शाम अब बेसिकली आप ये कह लें वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जो है वो आप ये कहें कि सऊदी अरेबिया है, वैसे ही जैसे यूएई है, और वैसे ही जैसे कतर है। अब कतर, यूएई और सऊदी अरब के बाद एक और जो है वो उनका पार्टनर यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर बन रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। उसका रीजन इसके बॉर्डर्स जो है वो इसराइल के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, बाकी तीनों के तो नहीं जुड़े हुए, इसके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो है ये इसराइल के इब्राहिम एकॉर्ड को रिकग्नाइज करेगा और इसराइल को भी रिकग्नाइज करेगा। उसके बदले में जो है इसको ईयू भी अपनी पाबंदियां हटा रहा है कि भाई इसके लिए आसानी हो रही है, तरक्की करे, ठीक है। तो पहले तरक्की नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले रशिया की सपोर्ट थी यहाँ पे, तो अब उनकी सपोर्ट है, तो अब ये तरक्की करेंगे, और अब ये इसराइल को भी जो है वो मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी को कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी सेलिब्रेशन हो रही है कि अच्छा है शाम भाई आगे बढ़ेगा, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसराइल की रिकग्निशन के ऊपर फिर तो हम पाकिस्तान के लिए भी जो है वो इस तरह की मौकफ रखना चाहिए कि भाई ठीक है पाकिस्तान आगे बढ़े, खैर इसराइल को मान ले, ठीक है। फिर हमें ये बात भी कहनी चाहिए। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और वहां पे अब मॉरल वैल्यूज को आप भूल जाए। और लास्ट में हम बात करते हैं जी व्हाट इज गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम ट्रम्प अनाउंस्ड, कि ट्रम्प साहब जो है ये देखिए इन्होंने कुछ अनाउंस किया है, और ये पिक्चर वगैरह लगी हुई है कि गोल्डन डोम सिस्टम को अनाउंस कर रहे हैं। उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है वो अनाउंस किया है कि भाई जो है गोल्डन डोम हम बनाने जा रहे हैं, और ये पहली दफा होगा कि स्पेस के अंदर जो है, हालांकि 1980s में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अमेरिका इसके ऊपर फंडिंग कर चुका है, वो कि काम नहीं हुआ, ठीक है। स्टार वॉर्स का एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था कि किस तरह से स्पेस के अंदर हम मिलिट्री जो है वो बेस बनाएंगे। तो अब इसी को लेके हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से जो है ये कहा जा रहा है कि भाई ऑफिशियली जो है बेसिकली अब हम हाइपरसोनिक मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, या क्रूज मिसाइल तो एडवांस हो ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली अपना जो डिफेंस सिस्टम है खुद को मिसाइल से बचाने के लिए उसको स्पेस में लेके जाएंगे, ठीक है। और ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अमेरिका जो लोग हैं उनको मैं कटिंग एज मिसाइल डिफेंस सिस्टम दूंगा। तो कटिंग एज सिस्टम क्या होगा कि भाई हमें जो फॉरेन अटैक से बचाएगा, चाहे वो चाइना करे, रशिया करे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकती है, तो अपनी तैयारी पकड़ रहे हैं कि उन्होंने खुद ही जो है वो करनी होती है। तो कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे, जो स्पेस बेस्ड सेंसर्स और इंटरसेप्टर्स जो है हम इस्तेमाल करेंगे, स्पेस के अंदर हम ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करेंगे कि वहीं से कोई रॉकेट दुनिया के किसी भी कोने से आए तो उसको इंटरसेप्ट करके वहीं पे वो नकारा बना देगा, ठीक है। तो कहते हैं ये जो कंस्ट्रक्ट हम करेंगे गोल्डन डोम, ये कैपेबल होगा, इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल्स को स्पेस के अंदर ही, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से लॉन्च हो रहे हो वो इनको इंटरसेप्ट कर देगा, ठीक है। और ये सिस्टम जो है हम बिल्ड करेंगे अपनी यानी कि बढ़तरी हासिल करने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाट डिड ट्रम्प अनाउंस, तो ट्रम्प साहब ने इसके लिए $25 बिलियन जो है इनिशियल फंडिंग भी जारी कर दी है। टोटल कॉस्ट जो इस प्रोजेक्ट की है वो $175 बिलियन, 175 अरब डॉलर्स जो है उसकी टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 25 अरब रुपए उन्होंने 25 अरब डॉलर्स उन्होंने अनाउंस भी कर दिए कि भाई ठीक है आप जो है उसको स्टार्ट करें, और 2029 में कहा जा रहा है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सो आप ये तैयारी पकड़ लें कि आज से 5-6 साल बाद जो है दुनिया बहुत मुख्तलिफ होने जा रही है, और स्पेस से जो है वो वॉर्स लड़ी जाएंगी, जैसे आपने देखा कि चाइना भी जो है अपने सिस्टम्स डेवलप कर रहा है। तो गोल्डन डोम जो है वो बेसिकली इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल्स को स्पेस के अंदर से ही, और वहीं से जो है उनको टारगेट करेगा, ठीक है। और उसका पूरा जो है सिस्टम अमेरिका लॉन्च कर रहा है। अब दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि चाइना और रशिया ने कैसे जो है उसके ऊपर बेसिकली जो है वो रिएक्ट किया। तो देखिए रशिया तो फिलहाल उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, उसने कहा कि भाई ये उनका अपना मामला है, यानी उसका हुकूमत का मामला है। इसका मतलब ये भी सोच रहे होंगे शायद हम भी लॉन्च करें, इसलिए उन्होंने कोई तनकीद नहीं की। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना बेसिकली वो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर या हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अंदर बहुत एडवांस जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। तो अब जो चाइना ने इसके ऊपर तनकीद की है कि भाई इससे क्या होगा कि आप जो है वो खुद अपने इंटरेस्ट के लिए पूरी दुनिया का अमन तबाह कर रहे हो। उन्होंने कहा कि इससे होगा क्या कि आप स्पेस को जो है वो बैटलफील्ड बनाना चाहते हो, स्पेस बैटलफील्ड बन जाएगी, और आप फ्यूल कर रहे हो आर्म रेस को दुनिया के अंदर। यानी कि एक साइड से हम ये देखते हैं कि आर्म रेस को रोकने की बातचीत की जाती है,
इन्हीं इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से, और ये कहा जाता है कि भाई हम वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए सब कर रहे हैं। और अब वर्ल्ड सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ही अमेरिका जो है वो अपना पूरा सिस्टम बना रहा है स्पेस के अंदर। तो ये काफी खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि अब ये स्पेस के अंदर भी एक रेस जो है स्टार्ट होने जा रही है कि भाई अब अगर अमेरिका ने वहां बिल्ड किया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसको चाइना बिल्ड ना करे इस साइड पे, कि चाइना भी बिल्ड करेगा और स्पेस के अंदर ये वॉर्स होंगे और हम यहाँ से देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह से वॉर्स जो है वो लड़ी जा रही है। तो बेसिकली ये आज के हमारे जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे जिनका पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।